नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं द डीके कवरेज। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। हो सकता है आपके भी फोन में कोई ना कोई फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका होगा। अब मुंह मत छुपाइए, मुझे पता है कि आपके फोन में है। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल, फबूम, हाला प्ले, हॉजेट, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ये सारे वो एप्लीकेशन है जहां पे आप अपने हिसाब से प्लेयर चुनते हो, टीम बनाते हो और फिर उस टीम पे पैसे लगाते हो। दोस्तों, आज के डेट में ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि फरवरी 2021 में डिलॉयट एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने एक रिपोर्ट रिलीज की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फिस्कल ईयर 2021 में इंडिया के अंदर फैंटेसी स्पोर्ट्स का जो मार्केट साइज है वो 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। और ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि फिस्कल ईयर 2025 में ये मार्केट साइज बढ़कर 1,65,000 करोड़ का हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, 1,65,000 करोड़। और पॉइंट ये है कि इसमें 85% से भी ज्यादा शेयर केवल क्रिकेट का है। खैर देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया में अगर कोई स्पोर्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है तो वो है क्रिकेट। और हाँ, क्रिकेट से याद आया कि अभी तो आईपीएल भी चल रहा है, तो हो सकता है आप में से भी कई लोग इन सारे एप्लीकेशन पे अपना अपना टीम बना रहे होंगे और उस पर पैसे लगा रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि यार, इंडिया में तो जुआ बैन है, सट्टेबाजी बैन है, गैम्बलिंग बैन है, फिर भी ये सारी चीजें इतनी तेजी से इंडिया के अंदर कैसे फैल रहा है। तो चलिए इसी बात का करेंगे पोस्टमार्टम और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें इंडिया में लीगल भी है या नहीं, और वो लॉ कौन सा है जो इंडिया के अंदर गैम्बलिंग को रेगुलेट करती है। तो दोस्तों, जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, तो इसलिए आज हम दूर से ही स्टार्ट करते हैं। तो बात है 1867 की। ये वो साल था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में गैम्बलिंग को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट लेकर आई। इस एक्ट का नाम था पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। इस एक्ट के हिसाब से जुआ खेलना, सट्टेबाजी, गैम्बलिंग, ये सारी चीजें ऑफेंस थी। इस एक्ट के अंदर क्लियरली मेंशन था कि अगर कोई भी इन सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व पाया जाता है या फिर कॉमन गेमिंग हाउस को ओन कर रहा है या उसके अंदर खेलने जाता है, तो ये सारी चीजें ऑफेंस होगी, उस पर ये एक्ट अप्लाई होगा और उसको उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। कॉमन गेमिंग हाउस एक इनक्लोज्ड एरिया हुआ करता था जिसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते थे। लोग वहां पे जाते थे और अलग अलग इवेंट्स पे पैसे लगाते थे। आज के डेट में कैसीनो कह सकते हो। दोस्तों, यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इस एक्ट के अंदर एक छोटा सा क्लॉज भी था जिसने सब कुछ बदल दिया। ये क्लॉज कहती थी कि कोई भी ऐसा गेम या एक्टिविटी जो पूरी तरह से स्किल पे डिपेंडेंट हो और उस पर अगर कोई पैसा लगा रहा है तो वो गैम्बलिंग नहीं कहलाएगा, उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगी। यही वो क्लॉज है जिसकी वजह से आज के डेट में इंडिया में जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन आप देख रहे हो वो सब के सब आराम से फल फूल रहा है, क्योंकि इन सब को इसी क्लॉज से ऑक्सीजन मिल रहा है। दोस्तों, इस क्लॉज में जो एग्जैक्ट वर्ड यूज किया गया था वो था गेम ऑफ मेयर स्किल। मतलब कोई ऐसा गेम जो पूरी तरह से स्किल पे डिपेंड हो और वहां पे पैसा लगाया जा रहा है तो वो गैम्बलिंग नहीं कहलाएगा। तो एक तरह से इस क्लॉज के थ्रू इस एक्ट ने एक चीज तो क्लियर कर दिया कि गैम्बलिंग को दो एंगल से देखना है, गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ स्किल। अगर गेम ऑफ चांस है और वहां पे पैसा लगाया जा रहा है तो वो गैम्बलिंग होगा, और अगर गेम ऑफ स्किल है और वहां पे पैसा लगाया जा रहा है तो वो गैम्बलिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप टॉस कर रहे हो और हेड आएगा या टेल आएगा, इस पे आप पैसे लगा रहे हो, तो हेड आना या टेल आना इसमें कोई स्किल नहीं है, ये पूरी तरह से चांस पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के चीजों पे अगर आप पैसे लगा रहे हो तो वो गैम्बलिंग होगा। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि इस एक्ट ने इंडिया के अंदर गैम्बलिंग के डेफिनेशन को सेट कर दिया। तो दोस्तों, चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस छोटे से क्लॉज ने इंडिया के अंदर फैंटेसी स्पोर्ट्स को एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना के रख दिया। दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के अंदर एक बात का डर था। उनको लगता था कि हो सकता है पावर को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में फ्यूचर में जाकर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, क्योंकि किस टॉपिक पे सेंट्रल लॉ बनाएगी, किस टॉपिक पे स्टेट लॉ बनाएगी, इस पे कुछ क्लैरिटी थी नहीं। तो हो सकता है फ्यूचर में जाकर इन सब चीजों की वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, और इसीलिए इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 तरह के लिस्ट का प्रोविजन रखा: यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। और ये क्लियर कर दिया गया कि यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट होगा लॉ बनाने का, और स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उस पर केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होंगे उस पर स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकती है। दोस्तों, यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स रखे गए थे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के थे, जैसे डिफेंस ऑफ इंडिया, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स थे वो यूनियन लिस्ट के अंदर थे। और स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, एग्रीकल्चर, गैम्बलिंग, ध्यान दीजिएगा, गैम्बलिंग, पब्लिक हेल्थ, ये सारी चीजें स्टेट लिस्ट के अंदर थी। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ट्रस्ट, मैरिज एंड डाइवोर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरेस्ट, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह के सब्जेक्ट्स थे। एट प्रेजेंट यूनियन लिस्ट के अंदर टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर 61 सब्जेक्ट्स हैं और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं। दोस्तों, चूंकि गैम्बलिंग को स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया था, इसलिए सारे स्टेट्स को गैम्बलिंग से रिलेटेड अपने अपने लॉ बनाने थे। लेकिन मैक्सिमम स्टेट ने क्या किया कि वही पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 को डायरेक्टली अडॉप्ट कर लिया, या उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ अडॉप्ट कर लिया। तो एक तरह से कह सकते हो कि पूरे इंडिया में वही पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 ही इंप्लीमेंट हो गया। और जो ओरिजिनल एक्ट थी वो आज भी एज ए सेंट्रल लॉ इंडिया के अंदर गैम्बलिंग को रेगुलेट करने के लिए रेफरेंस के तौर पे एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 साल से भी पुराना वही लॉ आज भी इंडिया में गैम्बलिंग को रेगुलेट कर रही है। तो चलिए, लॉ भी बन गई, इंप्लीमेंट भी हो गए। लेकिन दोस्तों, अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन थे, क्योंकि किसे गेम ऑफ स्किल माना जाए और किसे गेम ऑफ चांस माना जाए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर था, क्योंकि इसको लेकर कुछ भी क्लैरिटी थी नहीं। और इसीलिए गैम्बलिंग से रिलेटेड बहुत सारे केसेस कोर्ट में पहुंचना स्टार्ट हुआ। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे केसेस थे, लेकिन आज मैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट केस को डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि ये वो केसेस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसके बाद गैम्बलिंग को लेकर जो भी कंफ्यूजन थी वो सब कुछ क्लियर हो गया। और आगे चलकर गैम्बलिंग से रिलेटेड जितने भी केसेस कोर्ट में गए, उन सारे के सारे कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इसी 2 जजमेंट को रेफरेंस मानकर अपना डिसीजन दिया है। तो चलिए इन दोनों केस को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सिकंदराबाद के अंदर एक क्लब था जिसका नाम था क्रेसेंट रिक्रिएशन क्लब। पुलिस को कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस क्लब के अंदर जुआ चल रहा है, लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो 4 मई 1963 को पुलिस उस क्लब में रेड मारती है। जब रेड मारती है तो पुलिस को बहुत सारे लोग मिलते हैं क्लब के अंदर जो रमी खेल रहे होते हैं और उस पर पैसे लगा रहे होते हैं। रमी बेसिकली एक कार्ड से रिलेटेड गेम होता है। पुलिस को वहां पे बहुत सारे काउंटर भी मिलता है जिसके अंदर कुछ पैसा भी मिलता है। इन सारे सिनारियों के बाद पुलिस पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि ये जो क्लब है वो एक कॉमन गेमिंग हाउस के रूप में ऑपरेट हो रहा है, जहां की लोग गैम्बलिंग या जुआ खेलने आते हैं। और इसीलिए पुलिस सबको अरेस्ट कर लेती है और इस एविडेंस के बेसिस पे मैजिस्ट्रेट सबको दोषी मानता है और सबको जेल की सजा सुनाती है और साथ में कुछ फाइन भी इंपोज करता है। अब इस डिसीजन के अगेंस्ट में ये सारे लोग हाई कोर्ट में पिटीशन डालते हैं। जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचता है तो हाई कोर्ट कहती है कि पुलिस ने अभी तक जितने भी एविडेंस दिए हैं उससे कहीं भी ये क्लियर नहीं होता है कि ये जो क्लब है वो एक कॉमन गेमिंग हाउस के रूप में ऑपरेट हो रहा है। और जहां तक पैसे का सवाल है तो क्लब में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मेंबरशिप फी लिया जाता है और भी अलग अलग तरह के उसमें ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होते हैं। तो पैसे मिलने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो एक कॉमन गेमिंग हाउस के रूप में ऑपरेट हो रहा है। और इसीलिए सबको बरी कर देती है और जो भी सजा मिला था सबको क्वाश कर देती है, खत्म कर देती है। लेकिन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को लगता है कि ये तो ओपन केस है गैम्बलिंग का, क्योंकि पुलिस ने सबको रंगे हाथों पकड़ा है। इसीलिए हाईकोर्ट के इस जजमेंट के अगेंस्ट में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस केस का फाइनल जजमेंट 22 नवंबर 1967 को देती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पुलिस ने जिस गेम के लिए सबको पकड़ा है, रमी, वो गैम्बलिंग है ही नहीं। कोर्ट आर्गुमेंट देती है कि रमी 3 कार्ड गेम जैसा नहीं है, जहां कि आप रैंडमली सबको 3-3 कार्ड देते हो और जिसके पास भी बेस्ट कॉम्बिनेशन आता है वो जीत जाता है। तो इसमें कोई स्किल नहीं है, ये पूरी तरह से चांस पे डिपेंड करता है। लेकिन रमी में ऐसा नहीं है। रमी के केस में जो प्लेयर खेल रहा है उसको याद रखना पड़ता है कि किसने कौन सा कार्ड फेंका है, मुझे कौन सा कार्ड उठाना है, कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करना है, ये सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए इसमें हाई अमाउंट ऑफ स्किल इन्वॉल्व है, और जब हाई अमाउंट ऑफ स्किल इन्वॉल्व है तो ये गेम ऑफ स्किल के कैटेगरी में आएगा, ना कि गेम ऑफ
चांस के। हालांकि कोर्ट ने रमी में चांस के फैक्टर को इग्नोर नहीं किया। कोर्ट ने क्लियरली कहा इसमें चांस का फैक्टर जरूर इन्वॉल्व है, लेकिन चूंकि मैक्सिमम पार्ट स्किल का इन्वॉल्व है, इसलिए यह गेम ऑफ स्किल के कैटेगरी में आएगा। तो इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अंदर जो क्लॉज है गेम ऑफ मेयर स्किल, उसे एग्जैक्टली इस तरह से रीड नहीं करना है, बल्कि उसके जगह पे प्राइमरली गेम ऑफ स्किल या मेनली गेम ऑफ स्किल रीड करना है। सुप्रीम कोर्ट के इस इंटरप्रिटेशन ने सबको हिला डाला। क्यों हिला डाला ना? तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद एक चीज तो क्लियर हो गया कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी या गेम जहां पे चांस तो है, लेकिन अगर मैक्सिमम पार्ट, ज्यादा पार्ट अगर स्किल का है और वहां पे आप पैसे लगा रहे हो, तो वो गैम्बलिंग नहीं कहलाएगा। दोस्तों, अब दूसरा केस है के.आर. लक्ष्मणन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996। एक्चुअली ये केस हॉर्स रेसिंग को लेकर था, जिसका फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी 1996 को दिया। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हॉर्स रेसिंग पे पैसे लगाना गैम्बलिंग नहीं है। कोर्ट आगे आर्गुमेंट देती है कि हॉर्स की स्पीड क्या होगी, उसकी स्टेमिना क्या होगा, ये पूरी तरह से ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, इसीलिए ये एक ट्रेनिंग बेस्ड एक्टिविटी है। और साथ में कौन घोड़ा जीतेगा ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसको कमांड करने वाला जो जॉकी है, जो घुड़सवार है, उसका स्किल लेवल क्या है, उसकी ट्रेनिंग कैसा है, उसका राइडिंग एक्सपीरियंस क्या है। तो ये पूरी तरह से चांस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें मैक्सिमम पार्ट स्किल का इन्वॉल्व है, इसलिए ये गेम ऑफ स्किल में आएगा, ना कि गैम्बलिंग में। कोर्ट एक सुटेबल एग्जांपल देती है। कोर्ट कहती है कि मान लो दो सेम स्किल का घोड़ा है और उसके बीच रेस हो रहा है, तो कौन जीतेगा? उस केस में वही घोड़ा जीतेगा जिसे बेटर ट्रेन जॉकी ऑपरेट कर रहा है, मतलब वो जॉकी, वो घुड़सवार जिसके पास ट्रेनिंग अच्छी है, जिसका स्किल लेवल अच्छा है, जिसका राइडिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। अब इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें चांस तो है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट अगर स्किल का है, वहां पे पैसे लगाया जा रहा है, तो वो गैम्बलिंग नहीं होगी। दोस्तों, इस जजमेंट के बाद बहुत सारे लोग लग गए कि कैसे लोगों को स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व कराया जाए और उसे एक बिजनेस बनाया जाए। चूंकि ये डिसीजन 1996 में आया था, ये वो दौर था जब इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्टार्ट हो रही थी। फिर धीरे धीरे इंटरनेट का बूम हुआ, स्मार्टफोन का बूम हुआ, सबके हाथों में इंटरनेट आ गया, स्मार्टफोन आ गया। अब ये धीरे धीरे परफेक्ट सिचुएशन बनता जा रहा था ऑनलाइन गेमिंग फील्ड के लिए। फिर धीरे धीरे बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स आ गए जहां लोग पैसे लगाना स्टार्ट किया। फिर आगे चलकर बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म आ गए जहां अपना अपना टीम बनाकर पैसे लगा सकते थे। बट जब ये सब कुछ चल रहा था, तो अभी भी सोसाइटी में ये वेल एक्सेप्टेड फैक्ट नहीं थी कि ये सारी चीजें सट्टेबाजी नहीं है। सोसाइटी अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी कि ये सारी चीजें सट्टेबाजी नहीं है, और इसीलिए इस तरह के जितने भी एप्लीकेशन थे, उन सब पे बैक टू बैक कोर्ट में बहुत सारे केसेस पहुंचने लगे। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे केसेस थे, लेकिन आज मैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करूंगा, ड्रीम 11, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो ड्रीम 11 पे आज तक जितने भी मेजर केसेस हुए हैं, वो सबको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इन सारे केसेस में कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं, उस डिसीजन के बाद गैम्बलिंग से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन थी, वो सारे के सारे कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया। और आगे चलकर गैम्बलिंग से रिलेटेड जितने भी केसेस कोर्ट में फाइल हुए या होंगे, उन सारे के सारे डिसीजन में इस सारे जजमेंट को रेफरेंस के तौर पे देखा जाएगा या देखा जाता है, उसके बाद ही डिसीजन दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ड्रीम 11 पे कौन कौन से मेजर केसेस हुए हैं। दोस्तों, ड्रीम 11 पे पहला मेजर केस फाइल होता है 2017 में। यह केस था वरुण गुम्बर वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। चलिए इस केस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ड्रीम 11 का एक यूजर था जिसने 10 मार्च 2017 को अपने क्रेडिट कार्ड से ड्रीम 11 अकाउंट में 50,000 रुपए ऐड करता है ताकि वो कॉन्टेस्ट खेल पाए। एक्चुअली ड्रीम 11 का फॉर्मेट ऐसा है कि आप एक ही गेम में बहुत सारे टीम बना सकते हो और मल्टीपल कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं जिसका एंट्री फी होता है, किसी का 39, किसी का 49, 10,000, किसी का 15,000, 24,000, इस तरह के वाइड रेंज है। जो भी आपको सुटेबल लगता है उसमें आप लगा सकते हो और मल्टीपल टीम बना के मल्टीपल कॉन्टेस्ट में भी लगा सकते हो। तो जिस दिन उसने 50,000 रुपए ऐड किया, यानी 10 मार्च 2017 को, उसी दिन आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच था। वो उस क्रिकेट मैच पे एक टीम बनाता है और उस सिंगल टीम के साथ मल्टीपल कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करता है, और जब मैच खत्म होता है तो वो 24,000 रुपए हार चुका होता है। फिर इसके जस्ट अगले दिन यानी 11 मार्च 2017 को किसी फुटबॉल क्लब का मैच था। वो उस मैच पे भी एक टीम बनाता है और उस एक सिंगल टीम के साथ मल्टीपल कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करता है,
और जब मैच खत्म होता है तो वो फिर से 26,000 रुपए हार चुका होता है। तो आप देखेंगे कि इस 2 दिन के अंदर वो अपना 50,000 पूरी तरह से हार चुका होता है और उसके अकाउंट में मात्र 3 रुपए बचता है। अब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे लगता है कि ये गेम ऑफ स्किल कैसे हुआ। अगर गेम ऑफ स्किल होता तो इतने सारे कॉन्टेस्ट में लगा के भी कैसे हार सकते थे, किसी में तो जीतते। और तभी वो डिसाइड करता है कि इस ड्रीम 11 के अगेंस्ट में कोर्ट के अंदर केस करना चाहिए और इसीलिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ड्रीम 11 के अगेंस्ट में एक पिटीशन डलवाता है कि ये सट्टेबाजी को प्रमोट कर रहा है, गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहा है, इसे बैन करना चाहिए। जब ये मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचती है तो कोर्ट सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था KR लक्ष्मणन वाले केस में हॉर्स रेसिंग को लेकर, उस केस के जजमेंट का रेफरेंस देती है और फाइनली कहती है कि ड्रीम 11 का जो फॉर्मेट है वो गेम ऑफ स्किल के ही कैटेगरी में आएगा, गैम्बलिंग के कैटेगरी में नहीं। कोर्ट आर्गुमेंट देती है कि टीम बनाने के लिए जब आप प्लेयर को चुनते हो तो बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ता है, जैसे कि उस प्लेयर का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसका वीकनेस क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, पिच की कंडीशन कैसी है। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद आप टीम बनाते हो। तो चूंकि इसमें मैक्सिमम पार्ट स्किल का इन्वॉल्व है, इसलिए ये गेम ऑफ स्किल के कैटेगरी में आएगा, ना कि गेम ऑफ चांस के। हालांकि कोर्ट ने इस फॉर्मेट में चांस के फैक्टर को इग्नोर नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि इसमें चांस तो इन्वॉल्व जरूर है, लेकिन चूंकि मैक्सिमम पार्ट स्किल का है, इसलिए यह गेम ऑफ स्किल के कैटेगरी में आएगा, ना कि गेम ऑफ चांस के। दोस्तों, इस जजमेंट में कोर्ट ने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। कोर्ट कहती है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स गैम्बलिंग नहीं है, बल्कि एक ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। और जब एक ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटी है तो इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(g) का प्रोटेक्शन है, जो कि सबको ट्रेड एंड बिजनेस करने का फंडामेंटल राइट देती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि फैंटेसी स्पोर्ट्स को कोर्ट ने फंडामेंटल राइट का पार्ट इंटरप्रेट किया। अब हाई कोर्ट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस इंटरप्रिटेशन को वैलिड माना और जो अपील थी उसे डिसमिस कर दिया। दोस्तों, ड्रीम 11 पे दूसरा मेजर केस फाइल होता है 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जितने भी केसेस आएंगे, सबका ग्राउंड लगभग सेम ही रहेगा कि ये सारी चीजें सोसाइटी में गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहा है, सट्टेबाजी को प्रमोट कर रहा है, इसे बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो लगभग सबका ग्राउंड यही रहेगा। तो जब केस बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये क्लियर कर दिया कि ड्रीम 11 का जो फॉर्मेट है वो गेम ऑफ चांस में नहीं आएगा, वो गेम ऑफ स्किल के कैटेगरी में ही आएगा, इसलिए ये गैम्बलिंग नहीं है। और साथ में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जो जजमेंट था उसका भी रेफरेंस दिया और कहा कि इस टॉपिक पे ऑलरेडी सफिशिएंट डिस्कशन हो चुका है, कोर्ट ने अपना डिसीजन भी दिया है, तो अब इसे रीओपन करने का कोई मतलब नहीं है, इस पर डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए जो अपील था, जो पिटीशन था, उसको क्वाश कर देती है, डिसमिस कर देती है। दोस्तों, ड्रीम 11 पे तीसरा मेजर केस फाइल होता है 2020 में राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। राजस्थान हाई कोर्ट डायरेक्टली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस देती है और क्लियरली कहती है कि ड्रीम 11 का जो केस है उसमें गैम्बलिंग वाला एंगल अब रेस इंटीग्रा नहीं रहा, मतलब अनटच्ड नहीं रहा, क्योंकि इन सारे कोर्ट ने इस पे सफिशिएंट डिस्कशन किया है, अपना जजमेंट भी दे चुका है और जो जजमेंट थी उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जो अपील गई, सुप्रीम कोर्ट उस अपील को खारिज कर चुकी है, यानी कि जो डिसीजन था उसको वैलिडेट कर चुकी है। इसलिए इसे दोबारा रीओपन करने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए उस अपील को डिसमिस कर देती है। तो दोस्तों, पॉइंट यह है कि इन सारे डिसीजन से पहले जब भी फैंटेसी स्पोर्ट्स का नाम आता था तो जो फोकस पॉइंट था वो गैम्बलिंग हुआ करता था, लेकिन अभी फोकस पॉइंट गैम्बलिंग से शिफ्ट होकर फंडामेंटल राइट पे हो गया। और इसका इंपैक्ट क्या हुआ ये समझिए। दोस्तों, 2021 में राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया गया। इसमें रिक्वेस्ट किया गया था कि राजस्थान के अंदर जितने भी ऑनलाइन गेम ऑपरेट हो रहे हैं जिसपे पैसे लगते हैं, चाहे वो गेम ऑफ स्किल के कैटेगरी में आए, चाहे वो गेम ऑफ चांस के कैटेगरी में आए, सबको कंप्लीट बैन कर देना चाहिए। लेकिन जब ये मामला राजस्थान हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि फैंटेसी स्पोर्ट्स को जुडिशियली एक बिजनेस एक्टिविटी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, वेरियस कोर्ट्स ने इसे एक बिजनेस एक्टिविटी रिकॉग्नाइज किया है, और जब बिजनेस एक्टिविटी है तो इसे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन है, इसलिए फैंटेसी स्पोर्ट्स पे कंप्लीट बैन करना फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1)(g) का कंप्लीट वायलेशन होगा और इसलिए पिटीशन को डिसमिस कर देती है। दोस्तों, कुछ और भी स्टेट थे जिसने सिमिलर अटेम्प्ट किया, लेकिन सबको कोर्ट ने फंडामेंटल राइट का वायलेशन मानकर स्ट्रक डाउन कर दिया। फॉर एग्जांपल, कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या किया कि कर्नाटका पुलिस एक्ट 1963 को अमेंड कर दिया और अमेंडमेंट करके जितने भी ऑनलाइन गेम्स थे कर्नाटका के अंदर जिस पे पैसे लगते थे, सबको कंप्लीट बैन कर दिया।
लेकिन जब यह मामला कर्नाटका हाईकोर्ट में पहुंचा तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया क्योंकि यह फंडामेंटल राइट का वायलेशन था। सिमिलर तरीके का कोशिश केरला में भी हुआ। रीजन ये दिया गया कि इन सब चीजों की वजह से सुसाइड बढ़ रहा है, यहाँ पे डिप्रेशन बढ़ रहा है लोगों में, इसलिए इसको कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। लेकिन जब ये मामला केरला हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। केरला हाईकोर्ट का यह डिसीजन सितंबर 2021 में आया था। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ऑनलाइन गेम पे ब्लैंकेट बैन करना या फिर गेम ऑफ स्किल को टारगेट करना यह फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) का कंप्लीट वायलेशन है। कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट के पास लेजिस्लेटिव पावर है, वो लॉ बना सकती है, लेकिन जो लॉ है वो फंडामेंटल राइट के अलाइनमेंट में होना चाहिए, उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसी तरह का कोशिश तमिलनाडु में भी हुआ। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हर तरह के ऑनलाइन गेम को बैन करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट 2021 लेकर आई। लेकिन जब यह मामला मद्रास हाईकोर्ट में पहुंचा तो मद्रास हाईकोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। रीजन फिर से वही, फंडामेंटल राइट वायलेशन। तो दोस्तों, इन सारे जजमेंट्स के बाद एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि इंडिया के अंदर फैंटेसी स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग तो दूर की बात, वो एक फंडामेंटल राइट का पार्ट है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी इंडिया में अभी भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां की फैंटेसी स्पोर्ट्स बैंड है, जैसे आंध्र प्रदेश, आसाम, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना। ये सारे वो स्टेट्स हैं जहां आज के डेट में भी फैंटेसी स्पोर्ट्स पे पैसे लगाना बैंड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्रीम 11 का एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उसके टर्म्स एंड कंडीशन वाले सेक्शन में जाते हैं तो उसने इन सारे स्टेट्स को रिस्ट्रिक्टेड स्टेट्स में रखा है और क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अगर आप इन सारे स्टेट्स के लोकेशन से बिलोंग करते हैं तो कोई भी पेड कॉन्टेस्ट यहाँ पे नहीं खेल सकते। लेकिन दोस्तों, इसके जस्ट अपोजिट कुछ ऐसे भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया में जहां की आज भी कैसीनो अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, गोवा, दमन एंड दीव एंड सिक्किम। यहाँ पे आज के डेट में भी कैसीनो आपको मिलेगा। रीजन ये है कि वहां की जो लोकल गैम्बलिंग एक्ट है वो कैसीनो को सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ या लाइसेंस के बेसिस पे अलाउ करती है। तो दोस्तों, ये तो था करंट सिनेरियो। लेकिन अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें पॉसिबल है। दोस्तों, मेरे हिसाब से दो चीजें पॉसिबल हो सकती है। पहला तो ये कि या तो पूरे इंडिया में विदाउट एक्सेप्शन फैंटेसी स्पोर्ट्स को लीगलाइज कर दिया जाए। इसका लॉजिक ये है कि चूंकि कोर्ट्स ने फैंटेसी स्पोर्ट्स को फंडामेंटल राइट का पार्ट माना है, तो हो सकता है आज के डेट में जितने भी स्टेट्स में ये सारी चीज़ें बैंड है, वहाँ पे कल के डेट में कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल हो कि ये जो बैन लगाया गया है वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो कोर्ट इस चीज़ को फ्यूचर में किस तरह हैंडल करेगी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। क्या वो बैन को हटाने का ऑर्डर देगी या फिर किसी प्रोविजन का रेफरेंस देकर बैन को सस्टेन करेगी। तो दोस्तों, फ्यूचर में क्या होगा ये एग्जैक्टली कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि कल के डेट में इन सारे स्टेट्स में पिटिशन जरूर पहुंचे कि बैन को हटाया जाए। दोस्तों, अब दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि या तो पूरे इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स को कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। उसका लॉजिक ये है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स का जो सिनेरियो है वो पूरी तरह से कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है। अब चूंकि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसको अपने खुद के डिसीजन को रिव्यू करने का भी पावर होता है। पास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे डिसीजन दिए हैं जो आगे चलकर पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। उस समय इंटरप्रिटेशन कुछ और था, बाद में चलकर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिव्यू किया और इंटरप्रिटेशन को पूरी तरह से चेंज कर दिया और फाइनल जो जजमेंट था वो भी पूरी तरह से चेंज हो गया। तो मान लीजिए कोर्ट को कल के डेट में ऐसा लगता है कि ये जो फैंटेसी स्पोर्ट्स है इसमें स्किल से ज़्यादा तो चांस का ही पार्ट है, इसको गेम ऑफ स्किल में नहीं गेम ऑफ चांस में ही होना चाहिए, और मान लीजिए उसे गेम ऑफ स्किल से उठा के गेम ऑफ चांस में डाल देती है। जैसे ही गेम ऑफ चांस में गया उसी दिन से ये गैम्बलिंग हो जाएगा, और जैसे ही गैम्बलिंग हुआ पूरे इंडिया से इसको हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों, फिर से वही बात, एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, मेरे हिसाब से ये दो पॉसिबिलिटी जरूर है जो फ्यूचर में जाकर हो सकता है। दोस्तों, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडिया में लीगल जरूर है, लेकिन मेरा सजेशन आपको यही रहेगा दोस्तों कि इन सारी चीज़ों से जितना हो सकता है बच के रहिए, क्योंकि ये हाईली एडिक्टिव है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब इसका आपको एडिक्शन हो गया। बट दोस्तों, ये मेरा सजेशन है, डिसीजन तो आपका होगा। यू ऑल आर फ्री टू डिसाइड वॉट एवर यू वॉन्ट, लेकिन जो भी डिसाइड कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। इसका दूसरा एंगल भी है, हालांकि मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूँ स्ट्रांगली कि इन सारी चीज़ों से आप बच के रहिएगा, लेकिन दोस्तों जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, जो भी फैंटेसी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उससे सट्टेबाज या गैम्बलर मत कहिए, क्योंकि जब कोर्ट नहीं कह रही है तो हम लोग कौन होते हैं।
इसलिए इस दोनों एंगल का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप क्या सोचते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा जुडिशियल सिस्टम क्या सोचता है ये पूरे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जुडिशियरी के जो जजमेंट्स है उसका हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उसका हमेशा सम्मान कीजिए, चाहे वो आपके फेवर में हो या चाहे आपके अगेंस्ट में हो। इट मस्ट बी रिस्पेक्टेड। दोस्तों, आज जितने भी केसेस मैंने डिस्कस किए हैं, अगर आपको लगता है कि इन सारे केसेस को डिटेल में पढ़ना चाहिए तो इन सारे केसेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे आप जाके उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। तो आई होप आज बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे फैंटेसी स्पोर्ट्स को लेकर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत का नाम बढ़ाते रहिए। जय हिंद।